तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे कि किस तरह हिंदुस्तान के और ख़ास तौर के मुंबई के अंडरवर्ल्ड के डॉन्स बनते कैसे हैं, अपनी ज़िंदगी में कैसे ऊपर आते हैं और इतना कुछ हो जाने के बाद सरवाइव कैसे करते हैं। बहुत हैरानीजनक बात है कि वो लोग जो सैकड़ों मर्डर करवाते हैं, सैकड़ों क्राइम के किस्से करते हैं, केस भी बनते हैं, जेल भी जाते हैं, सज़ा भी होती है, बाहर भी आते हैं और उनसे कम छवि वाले लोग, जिनका रुतबा, जिनकी स्टैंडिंग उनसे बहुत कम होती है, वो तो मारे जाते हैं। या तो सलाखों के पीछे चले जाते हैं, या पुलिस एनकाउंटर में मारे जाते हैं, या गैंगवार में मारे जाते हैं। और उनके मरने के बाद उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। कितनी बुरी तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। जब तक ज़िंदा होते हैं तो हर सहूलत उनको मुहैया करवाई जाती है, और जब मर जाते हैं तो किसी काम के नहीं। ये कुछ किस्से हमने पिछले दिनों में भी देखे, मुंबई में हमने बहुत देखे। पिछले 40-45 साल का इतिहास देखा कि डॉन तो सारी उम्र आयाशी करते रहे, मौज मेला करते रहे, सत्ता के गलियारों में घूमते रहे, कारपोरेटर बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, और कुछ लोग तो मंत्री भी बन गए। और उनके कारिंदे जो उनके एक इशारे पे मर्डर कर दिया करते थे, खून कर दिया करते थे, डकैती करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, किडनैपिंग करते थे, एक अपने आप में पूरी क्राइम की इंडस्ट्री चलाते थे, वो लोग मारे। ये लोग क्यों नहीं मरते, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके ऊपर बहुत दिनों से मैं काम कर रहा था, सोच विचार कर रहा था कि ये लोग जेल भी जाते हैं, सलाखों के पीछे भी बैठते हैं, लेकिन इनका कारोबार चलता रहता है। वो पूरे का पूरा लाखों करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए का कारोबार कैसे चलता रहता है, उस पर अंकुश क्यों नहीं लगता। जो ले दे के पूरी स्टडी करके, बहुत से लोगों से, जानकारों से बातचीत करके, बहस करके, डिस्कशन करके जो एक निष्कर्ष निकलता है, वो ये है इनका क्लाउड। और क्लाउड कई किस्म का होता है। पॉलिटिकल क्लाउड, लीगल क्लाउड, पैसे का क्लाउड, धर्म का क्लाउड, उनकी जात का क्लाउड। इस किस्म का मेन ले दे के जो एक पॉइंट सामने आता है, दे सर्वाइव बिकॉज दे कैरी अ लॉट ऑफ क्लाउड। अब ये क्लाउड कैसे बनता है, ये सबसे बड़ी देखने की बात है। इसी संदर्भ में आने वाले दिनों में हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसमें डिस्कस करेंगे हाउ दाऊद इब्राहिम बिकेम अ डॉन फ्रॉम अ पेटी क्रिमिनल। मुंबई की नागपाड़ा डोंगरी इलाके में छोटी मोटी वारदातें करने के बाद और इतना खून खराबा होने के बाद एक भाई मारा गया गैंगवार में, उसका बदला लेने के लिए कैसे शुरू होती है मुंबई की गैंगवार, और कैसे वो सब लोग जो उसके साथ थे, देखिए जिन लोगों ने उसकी हेल्प की, खालिद पहलवान जैसे लोग, वो कभी इंडिपेंडेंट तौर पे अपने एक अलहदा तरीके से डॉन नहीं कहलाए गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खालिद पहलवान को कहते हैं दाऊद को बनाने वाला, दाऊद का रक्षक, दाऊद को वो सीढ़ियाँ चढ़ने सिखाने वाला कि क्राइम की दुनिया में स्मगलिंग कैसे की जाती है, अपनी रक्षा कैसे की जाती है। लेकिन एक बात जो बहुत बारीकी से निकल के सामने आती है, इन सब के सब शातिर क्रिमिनल जो बाद में डॉन बने, गैंग लीडर्स बने, माफियासो बने, इन लोगों का एक दिमाग ऐसा होता था, शातिर दिमाग, भले अनपढ़ थे। मज़े की बात ये भी है कि इनमें से बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, इनमें से किसी ने एमबीए नहीं किया,
किसी ने कोई मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया, किसी ने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी, किसी ने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी, किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, कोई सीए नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, उसके बाद भी इनका जो बिज़नेस करने का तरीका है वो किसी भी एमबीए से या आईआईटी के ग्रेजुएट से बहुत ज़्यादा है। जितनी बड़ी एम्पायर ये लोग 2 नंबर के तरीके से चलाते हैं, उतना बड़ा बिजनेस तो बहुत पढ़े लिखे दिमागी लोग 1 नंबर का भी नहीं चला सकते। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर अंडरवर्ल्ड काम करता है तो कैसे करता है। इतने सारे क्रिमिनल्स को इकट्ठा रखना, शातिर खूंखार लोगों से काम करवाना और उनको अपने साथ बना के रखना, और सबके सब गंवार, अनपढ़, जाहिल, लेकिन काम करते थे के इशारे पे। एक आर्मी बना के रखना, एक सेमी पैरामिलिट्री फोर्स बना के रखना, और उसमें इतना डिसिप्लिन रखना जितना हमारी जो दूसरी फोर्सेज हैं सरकारी, उनमें देखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत एक्सपर्ट बिजनेस है। क्राइम को हम लाइटली नहीं ले सकते। अभी तो शुक्र ये है कि हिंदुस्तान में माफिया उस जगह तक नहीं पहुंचा कभी भी जहां मैक्सिकन माफिया, इटालियन माफिया, रशियन माफिया या कोलंबियन माफिया पहुंचा, उसके साथ साथ अमेरिकन, अब तो कनेडियन और ब्रिटिश माफिया भी हो गया है। फ्रेंच माफिया भी काफ़ी सर निकाल रहा है आजकल, लेकिन रशियन माफिया सबसे डेंजरस आज के दिन में गिना जाता है। ये लोग इस किस्म के काम करते हुए इतना क्लाउड कैसे बना लेते हैं कि बड़े बड़े लीडर्स को इनके पास आना पड़ता है। बड़े बड़े ऑफिसर इनके दरवाजे पे सलाम करने आते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इनके सामने झुक के नमस्कार करते हैं। एक क्लाउड, ये बहुत बारीकी से समझने की बात है, और आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे एक एक डॉन के करैक्टर की वो बातें, जिस करैक्टर की बातों ने उनको इतने बड़े डॉन बना दिया और इतने लंबे समय तक सरवाइव किया। मतलब कमाल की बात यह है कि ये लोग, जुडिशरी को पता है क्रिमिनल हैं, पुलिस को पता है क्रिमिनल हैं, लेकिन ये सब होते हुए बच कैसे जाते हैं, जबकि इनके सहयोगी मारे जाते हैं। हथियार कहाँ से आते हैं, पैसा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, और इनकी जो पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसे ऑपरेट करता है, इसको जड़ से उखाड़ने की बातें आज तक नहीं हुई। हर एजेंसी अपने तक महदूद रखती थी इनके कारनामों को। अगर क्राइम, मर्डर का केस हो गया, जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो गया, तो बाकी एजेंसीज उसमें दखल नहीं देती थी, क्योंकि ये सीआरपीसी का मामला है, पुलिस देखेगी। अगर ये लोग स्मगलिंग करने लगे, चांदी की, सोने की, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की या और किसी सामान की, तो पुलिस ने दखल देना बंद कर दिया कि जो स्मगलिंग का काम देखना हमारा काम नहीं है। उसी तरह जब ये हवाले का काम करने लगे बहुत बड़े लेवल पे, पैरेलल बैंकिंग सिस्टम चलाने लगे, तो कोई इनकम टैक्स ईडी सामने नहीं आया। उनका कहना था कि ये विदेश में बैठ के काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी पहुँच नहीं है। और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, तो ईडी उस ज़माने में, आजकल तो ईडी बहुत सरगर्म है, ईडी का कहना था ये इनकम टैक्स का काम है। इनकम टैक्स कहता था कि ये तो हवाला हो रहा है पूरी तरह से, ये ईडी को देखना चाहिए, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, मनी लॉन्ड्रिंग केस है, ये इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, ईडी को देखना चाहिए। अभी इनके पीछे इतनी गुंजलदार चीज़ें हैं कि एक एक को समझना बहुत लंबी कवायद हो जाएगी, ये पूरे नेक्सस को समझने के लिए। अभी एक राज्यसभा में 2 दिन पहले, लोकसभा में 2 दिन पहले ईडी के तौलक एक बयान दिया गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने दिया। उसमें बहुत अचंभित जानकारी मिली है।
ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि इन सब बातों का आने वाले दिनों में जो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, द सर्वाइवल ऑफ द डॉन्स, उसमें ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी पूरे हालात को समझने के लिए। तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने लोकसभा में ये बयान दिया कि मोदी सरकार बनने के पहले, मतलब 8 साल के पहले के जो 10 साल थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन 10 सालों में ईडी ने कोई तकरीबन 200 के करीब केसेस किए, मतलब ईडी की रेड 200 के करीब हुई। उसमें से कुछ 104 लोगों को चार्जशीट किया गया, केस चलाए गए, और उसमें कोई 12-13 हज़ार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को सीज किया गया, ताला लगाया गया, कन्फिस्केट नहीं किया गया। सरकार ने वो प्रॉपर्टी टेक ओवर नहीं की। और उसके बाद जो बीजेपी सरकार के, मोदी सरकार के 8 साल हैं, उसमें तकरीबन 3,500 ईडी के केसेस हुए, जिसमें से कोई 99,000 करोड़ 99,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को तालेबंदी की गई, सीज किया गया। लेकिन उसमें से कन्फिस्केट कितनी हुई है उसका ब्यौरा बहुत कम है। तकरीबन 1,000 के करीब करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो सीज की कन्फिस्केट की गई। अब जब प्रॉपर्टी सरकार ले लेती है तो समझो केस जो है वो किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचा है। अब कांग्रेस के 200-300 जो केस हुए, उनका नतीजा भी अगर उसकी रेशो निकाली जाए तो वही होती है। और यूपीए के टाइम पे भले और एनडीए के टाइम पे भले केसेस ज़्यादा हुए, लेकिन एंड रिज़ल्ट जो सक्सेस रेट है वो उतना ही है। कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़े लेवल पे कार्रवाइयाँ होने के बावजूद भी अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुक़ रखने वाले कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एक व्यापक कार्रवाई हुई हो, और जिन पे हुई है वो मानने में नहीं आता। अब हम लोग मुंबई में रहे हैं, नवाब मलिक को इतने सालों से जानते हैं, जब से मेरा जूनियर पत्रकार था तब से जानता हूँ। अब उसको एक छोटे से केस में, ईडी के केस में, एनआईए के केस में उसको अभी वो अंदर चल रहा है, जमानत नहीं हो रही। केस का फैसला होना अभी बाकी है, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। उसको इसलिए उसकी ज़मानत नहीं हो रही कि उसका जो दाऊद इब्राहिम की फैमिली के साथ कोई लैंड की डीलिंग थी, उसको टेरर फंडिंग के साथ जोड़ के पेश किया गया और वो उसकी बेल नहीं हो रही। इस किस्म के हज़ारों केस देश में होंगे जहाँ पे गैर कानूनी तरीके से कमाया हुआ पैसा टेरर आउटपुट्स में यूज़ हुआ होगा या क्राइम आउटफिट्स में यूज़ हुआ होगा। बात तो एक ही है, सीरियस क्राइम भी टेरर से कम नहीं होता। तो ऐसे कितने लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई है, जिससे ये पता चलता कि अंडरवर्ल्ड की ऑर्गेनाइज क्राइम की फाइनेंशियल बैकबोन को तोड़ने के लिए सरकार की एजेंसीज़ ने क्या किया। अब देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है। इतने बड़े लोगों के साथ इनके पंगे हुए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मारे गए, बड़े पॉलिटिशियन मारे गए अंडरवर्ल्ड के हाथों। कम्युनल राइट्स में इनका हिस्सा रहा। बम ब्लास्ट तक करवाए गए उन्हीं स्मगलर और क्रिमिनल ने, एक जगह पे नहीं बहुत जगह पे करवाए गए। लेकिन जिस आदमी ने एक जगह से हथियार उठा के, जो कहाँ से आए किसने भेजे उसको पता नहीं, चंद पैसों के लिए उसने वह हथियार किसी और को पहुंचा दिए और उस और ने उन हथियारों का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा कांड कर दिया। अब जिसने वो हथियार भेजे वो बाहर बैठा है, जिसने हथियारों का इस्तेमाल किया वो ज़मानत पे बैठा है, और जो वो गरीब आदमी हथियार एक जगह से दूसरी जगह लेके गया वो जेल में चक्की पीस रहा है। ये कुछ कानून की खामियां, कुछ सिस्टम की खामियां और कुछ लैक ऑफ विल टू एक्ट अगेंस्ट सच एलिमेंट्स।
कहीं भी सरकारों की वो विल नज़र नहीं आती। और बड़ी हैरानी तब होती है जब एक एजेंसी राज्य की ये कहती है कि इस क्राइम को अंजाम इस दादा ने दिया, इस डॉन के लोगों ने ये काम किया। थोड़े समय के बाद जब सरकार बदल जाती है तो दूसरी सरकार में एक दूसरी एजेंसी ये कह देती है कि पहली सरकार का बनाया हुआ केस पूरी तरह गलत था, वो पॉलिटिकल मोटिव से बनाया गया, असली कहानी ये थी, और केस सुलझ जाता है। अब दो दो थियरी से कई केस चल रहे हैं, मालेगांव का हो, जयपुर का हो, जो और बहुत सी जगहों पे। तो क्यों हमारी एजेंसीज इतना उलझ क्यों जाती हैं, और कानून इस उलझन को दूर करने की जल्दबाजी क्यों नहीं करता, टाइम बाउंड प्रोग्राम क्यों नहीं होता। ये बहुत ऑफ्ट रिपीटेड बात है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत स्लो है, कानूनी कार्रवाई बहुत धीरे से चलती है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है वो कोई समझने की कोशिश नहीं करता। एक क्रिमिनल को पकड़ते भी हम हैं, बाद में उसका बाहर निकलने का रास्ता भी हम दिखाते हैं। तो कब तक ये खेल चलेगा। ये कहानी जो आपको आने वाले दिनों में सुनानी जाएगी, ये कहानी जिसमें बताया जाएगा दाऊद इब्राहिम का किस्सा, आज तक कैसे सरवाइव किया। आपको बताया जाएगा छोटा राजन का किस्सा, कैसे कैसे उस आदमी ने सारी उम्र सैकड़ों मर्डर करवाने के बाद भी आज वो आदमी ज़िंदा बैठा है, भले जेल में हो। इसी तरह आपको सुनाया जाएगा अरुण गवली का किस्सा, अमर नायक की कहानी, वर्दा राजन की कहानी, करीम लाला और उसके पठान गैंग की कहानी, और वो लोग जिन्होंने कभी कोई क्राइम किया नहीं, वायलेंट क्राइम जैसे मर्डर, कम्युनल राइट्स, इस किस्म का खून खराबा नहीं किया, प्योर स्मगलिंग की, उन लोगों को हीरो बना के पेश किया जा रहा है। हाजी मस्तान जैसे लोग, लल्लू जोगी जैसे लोग, मतलब हो क्या रहा है। इन सब चीज़ों को हम जोड़ के क्यों नहीं देखते कि अगर हाजी मस्तान ने स्मगलिंग करवाई तो उन्हीं स्मगलरों ने, जिनको उसने स्मगलिंग के गुर सिखाए थे, उन्हीं लोगों ने 93 में मुंबई ब्लास्ट के लिए स्मगलिंग के रास्ते से, उसी रूट से, उसी तरह जिस तरह सिल्वर और सोना आता था स्मगलिंग होके, उसी तरह उन्होंने हथियार मंगवाए और इतना बड़ा एक देश के खिलाफ एक कार्रवाई की, एक काम किया जिसने हिला के रखा देश। बेगुनाहों की जान गई और आज तक लोग उसको भुगत रहे हैं। उसके अलावा एक और किस्म के डॉन हैं जिनका नाम बहुत कम लोगों को मालूम है। उनको हम कहते हैं सरकारी डॉन, जो सरकारी नीतियों के चलते हुए उनका फ़ायदा उठा के महीनों में, सालों में अरबोंपति खरबोंपति बन जाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी का फ़ायदा उठा के करोड़ों रुपए की ड्यूटी एवेजन भी करते हैं और करोड़ों रुपए का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर जाते हैं, जिसमें लीगल से इलीगल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। उसकी लेटेस्ट एग्जांपल आज बहुत ज़ोरों से चल रही है, जिसको हम ड्रग का इंपोर्ट कहते हैं। कागज़ों में कंसाइनमेंट में कुछ और लिखा होता है, लेकिन कंटेनर भरे आ रहे हैं ड्रग्स के, जो दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, बड़ा राजन, अरुण गवली, अमर नायक, वर्दा राजन, इनसे किए हुए कामों से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इन लोगों के पास इतना पैसा आ जाएगा कि इनके लिए कुछ भी खरीदना मुश्किल नहीं रहेगा। एक ड्रग जो 80 रुपये किलो की बॉर्डर से क्रॉस होकर हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहुंचती है, वो अल्टीमेटली जब स्ट्रीट पे जाके बिकती है तो उसकी कीमत 5 करोड़ हो जाती है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 80,000 से उसी चीज़ की कीमत 5 करोड़। इतना बड़ा प्रॉफिट आपको किस बिज़नेस में मिलेगा बताइए आप। इसलिए लोग उसमें जा रहे हैं और उसको रोकने की कोई वार फुटिंग पे कोशिश नहीं हो रही। एक दो एजेंसियां हैं थोड़ा सा ईमानदारी से काम कर रही हैं, जैसे DRI हुई, और
कुछ स्टेट्स की एसटीएफ, जैसे गुजरात की एसटीएफ बड़ी फ्रैक्शन पकड़ी जा रही है ड्रग्स की, लेकिन जो करोड़ों अरबों रुपये, लाखों करोड़ रुपये वो लोग ऑलरेडी कमा चुके हैं, वो जब समाज में उनका इस्तेमाल होगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो ये किस्से कल से शुरू करेंगे। डॉन लोगों की सर्वाइवल के किस्से, उनके पीछे कौन था, पर्दे के पीछे कौन है, दीवार के पीछे कौन है, ये सब बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आने वाले दिनों में ये नई लड़ी को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।